हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOC 143 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी जून 2024 में जो हमारा इसमें एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे BCOE 143 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो था वो था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि था कैपिटल बजटिंग से। इसमें हमें ये दिया हुआ था कि एक XY लिमिटेड है, इसके पास एक मशीन है X, और जो ये नई मशीन लेना चाहती है उसे X को रिप्लेस करने के लिए वो है मशीन Y। तो इसमें क्या होता है ना कि ये तो मशीन Y जो है वो रिप्लेस करेगी मशीन X को, जो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन है। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन मशीन Y फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन X हैविंग अ रिमेनिंग, जिसकी लाइफ बची हुई है 5 years, और उसकी जो बुक वैल्यू है हमारी बुक्स में, इसकी कॉस्ट नहीं है, ये इसकी बुक वैल्यू है। तो इसकी बुक वैल्यू है जो वो है 5 लाख एट प्रेजेंट, मतलब अभी जो उसकी बुक वैल्यू है वो 5 लाख है। और सैल्वेज वैल्यू मतलब अगर 5 years बाद उसकी वैल्यू देखी जाए तो वो नील है। जैसे कुछ की होती है ना स्क्रैप वैल्यू होती है, पर इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो नील है। हाउएवर मशीन X कैन बी सोल्ड प्रेजेंटली एट 2 लाख, लेकिन अभी अगर हम उस 5 लाख की मशीन को बेचेंगे तो वो बिकेगी 2 लाख में। दैट मीन्स अभी हमें जो लॉस होगा वो होगा बुक वैल्यू 5 लाख, और जो हमारा जो सोल्ड आउट होगी वो होगी 2 लाख में। दैट मीन्स 3 लाख हमारा कैपिटल लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस मतलब हमारा लॉन्ग टर्म लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम मशीन Y लाएंगे तो मशीन X को बेचना पड़ेगा, और मशीन Y की जो लाइफ है वो भी 5 years है। कॉस्ट जो है उसकी वो है 10 लाख रुपीज़। अभी एट प्रेजेंट हमें 10 लाख देने पड़ेंगे, प्लस अगर हम इसको लाएंगे तो Y को लाएंगे तो X को बेचना पड़ेगा, तो 2 लाख हमारे पास आ जाएंगे, 10 लाख हमें देने पड़ेंगे, एंड उसकी भी जो सैलवेज वैल्यू है वो नील है। द परचेज ऑफ मशीन Y टू रिप्लेस मशीन X विल जनरेट, अच्छा अगर हम मशीन Y को लाते हैं और X को बेच देते हैं तो पर जो हमारी अब नई मशीन आई है, पुरानी मशीन जो होगी वो रिपेयरिंग भी लेगी और काफ़ी सारे उसमें खर्चे होते हैं क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। लेकिन अगर नहीं लाएंगे तो वो चीज़ हमारी बचेगी, तो दैट मीन्स हमारी जो कॉस्ट सेविंग होगी वो होगी 5 लाख पर एनम, क्योंकि वो आउटपुट भी ज़्यादा देगी और थोड़ा हमारा लेबर वर्क भी उसमें कम रहेगा। तो उस वजह से हमें को जो कॉस्ट बचेगी, तो एक तरह से पैसा अगर नहीं गया दैट मीन्स वो हमारी सेविंग है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो हमारी कम हो रही है, दैट मीन्स हमारी सेविंग हो रही है। तो फिर वो होगी हमारी 5 लाख पर एनम ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, मतलब पूरे 5 साल तक 5 लाख रुपए हमें हर साल बचते रहेंगे। अब इसमें बताया हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, टैक्स रेट जो है 30% होगा, और इसमें NPV मेथड यूज़ करना है, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हमें यूज़ करना है। और हमें क्या और जो हमारा डिस्काउंट रेट है रुपी का वो है 12%, जिस रेट से हम अमाउंट को डिस्काउंट करेंगे वो है 12%। और इसमें क्या दिया हुआ है, वेदर इट शुड रिप्लेस मशीन X। अब हमें ये बताना है कि हम X को ही चलाते रहें उसमें फ़ायदा है, या X को रिप्लेस कर दें Y से और Y को नया लेके आएँ और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करें, उसमें हमारा फ़ायदा है, या हमें पुरानी चलानी चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक्चुअल में हमें इसमें पहले निकालना होगा हमारा जो नेट आउटफ्लो होगा। मतलब आज हम 2 लाख रुपए में वो पुरानी मशीन बेच के 10 लाख में नई लाकर, और उसमें जो 5 लाख रुपए हर साल बचेगा वो सब काउंट करके अगर टोटल निकालें, हर साल हमें 5 लाख रुपए बच रहे हैं लेकिन आज हमें 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा हमारी नेट इनकम कितनी होगी। अगर हमारी नेट इनकम मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अगर 5 लाख रुपए जो है वो एकदम से तो आएंगे नहीं, वरना हम सीधा 5 लाख 5 साल इंटू 5 लाख इंटू 5 25 लाख, माइनस गया 10 लाख, तो 15 लाख का हमें फ़ायदा है। पर ऐसा नहीं होगा ना, वो 5 लाख रुपए जैसे पहले 5 साल आफ्टर 1 year मिलेगा, फिर दूसरे साल बाद मिलेगा, तो 2 साल बाद जो 5 लाख रुपए हमें मिलेगा उसकी वैल्यू आज हम 5 लाख तो नहीं बता सकते ना, आज की वैल्यू तो उसकी 4 लाख समथिंग होगी। तो उस हिसाब से हमें निकालना है कि जितना कैश फ्लो हमें फ्यूचर में मिलेगा उसकी आज की वैल्यू, और जो कैश आउटफ्लो जो कि हमारा आज ही हो रहा है तो उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत है क्योंकि वो आज ही हमें देना पड़ेगा 10 लाख। तो उसमें से माइनस करके जो हमारा बचेगा वो हमें देखना पड़ेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब हम टोटल यही करेंगे, नेट आउटफ्लो, नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो। तो अब हम आते हैं, हमारी एग्जिस्टिंग मशीन जो है उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है 5 years, बुक वैल्यू उसकी कितनी है
5 लाख। सेल वैल्यू कितनी है 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू हमारी नील है, ये तो हमें सब गिवन है। लाइफ 5 ईयर्स, कॉस्ट 10 लाख, स्क्रैप नील, कॉस्ट सेविंग 5 लाख। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। हमारा टैक्स रेट हमें गिवन है, डिस्काउंट रेट हमें गिवन है। अब हमें निकालना है कि अगर पुरानी मशीन का अब इसमें क्या होगा ना, हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि हमारा टोटल आउटफ्लो कितना होगा और टोटल इनफ्लो कितना होगा। तो उसमें से हमें ये देखना पड़ेगा हमारा कैश का आउटफ्लो कितना होगा। तो उसमें क्या है, हमें छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो वो हम पहले वर्किंग कर लेते हैं, वो सब हम पहले निकाल के रख लेंगे ताकि लास्ट में जब हम स्टेटमेंट बनाए तो ये सब चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो। जैसे कि डेप्रिसिएशन पुरानी मशीन का लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है ना, डेप्रिसिएशन हमारा आउटफ्लो तो नहीं होता लेकिन वो हमारा टैक्स बचाता है। तो अगर मान लीजिए हमने हमारा प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 50,000 रुपये, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकला 50,000, और टैक्स कितना हमें देना पड़ेगा 50,000 में। मान लीजिए अगर हमारा 10% टैक्स रेट है तो 50,000 माइनस में 10% टैक्स 5,000, तो हमारा कैश आउटफ्लो कितना होगा 5,000। लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं डालेंगे तो और हमारा प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपीज़ है तो उसमें क्या होगा, हमें 1 लाख पे डायरेक्ट 10% टैक्स देना पड़ेगा, तो वो 10,000 तो डबल हो जाता है। तो इस हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन हमें चाहिए, किस लिए, हमारा आउटफ्लो तो नहीं हो रहा डेप्रिसिएशन का, एक्सपेंस नहीं है, मतलब एक्सपेंस है पर हमारा कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है इस एक्सपेंस की वजह से, लेकिन इसकी वजह से हमारा टैक्स बच रहा है। तो इसलिए हम उसको फिर वो जो टैक्स हमारा बच रहा है उसको हम एज अ इनकम, एक तरह से हमारी सेविंग ही है ना, तो उसको हम वैसे कंसिडर करेंगे। तो इसलिए पुरानी मशीन को अगर हम रखेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन हर साल हमें कितना मिलेगा 1 लाख रुपीज़। और अगर हम इसको आज ही सेल कर देते हैं तो हमको लॉस कितना होगा 3 लाख रुपीज़। लेकिन ये जो लॉस होगा इससे हमारा टैक्स भी तो बचेगा। अगर लॉस होगा और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं तो इससे हमारा टैक्स बचेगा, तो टैक्स बचेगा तो उस पर भी हम देखेंगे कि 3 लाख रुपीज़ पे अगर 30% टैक्स रेट है तो दैट मीन्स 90,000 हमारा पैसा बच गया। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन, अब इसमें अगर नई मशीन लेके आते हैं तो हर साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा 2 लाख। और लेकिन अगर हम नई मशीन लेके आते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो देनी पड़ेगी, वो 10 लाख है लेकिन वो कॉस्ट सेविंग करेगी 5 लाख पर एनम। अब हम ये हमने छोटी छोटी चीज़ें निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे निकालेंगे, हमारा कॉस्ट सेविंग हमारी निकल गई। अब हम इससे निकालेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि है हमारा, अब इसमें ये निकलेगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल आउटफ्लो। आज टुडे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें मशीन वाई लानी पड़ेगी जिसके लिए हमें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दूसरा सेल ऑफ ओल्ड मशीन, हमें पुरानी जो मशीन है वो हमें सेल आउट करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से अब पुरानी नहीं लाएंगे तो पुरानी सेल आउट करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से हमें 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस कर देंगे, क्यों, आउटफ्लो कितना हो रहा है, तो 10 लाख देना पड़ेगा, 2 लाख हमारे पास आ जाएगा, माइनस में टैक्स सेविंग, दैट मीन्स हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल लॉस हुआ, ये हमें कैपिटल लॉस हुआ, इसमें टैक्स रेट बताया हुआ 30%। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर बोला हुआ होता कि नो टैक्स एप्लीकेबल ऑन कैपिटल लॉस, तो हम यहाँ पर कैपिटल लॉस पे टैक्स रेट से नहीं लगाते, कैपिटल लॉस हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट और नहीं बोला है तो हमें ये मान के चलना है कि जो टैक्स रेट 30% गिवन है वो हमारा इनकम पे भी उतना, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस है उस पर भी उतना ही है, और जो कैपिटल लॉस या प्रॉफिट है उस पर भी उतना ही है। तो अब हमारा लॉस होगा तो दैट मीन्स हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, तो ये आ गया 90,000। तो इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आज की डेट में हमें एक्चुअल में कितना देना पड़ेगा, वो है 7,10,000। अब हम आते हैं इनफ्लो पे। तो इनफ्लो में क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये इनफ्लो क्या है ना, ये इनफ्लो हर ईयर होगा, ये ऐसा नहीं है कि जो कैश आउटफ्लो इसमें हमें क्या बोलते हैं वो नहीं लगाना पड़ा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये 0 डेट पे ही है, आज की डेट पे ही है। लेकिन ये जो हमारा कैश इनफ्लो है ये हमारा 0 डेट पे नहीं है, ये हमारा, अब जो हमें ये सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे वो होगा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कॉस्ट सेविंग कितनी हो रही है। तो 5 लाख मतलब टोटल हमारी इनकम, टोटल इनकम कितनी होगी अगर हम नई वाली मशीन ले आए, दैट मीन्स हमारा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो में क्या देखा जाएगा, सबसे पहले हमें क्या देखना है, कॉस्ट सेविंग हमारी होगी 5 लाख, एडिशनल डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन भी तो हमारा टैक्स सेव होगा तो वो हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन,
पर बिफोर टैक्स, फिर टैक्स रेट दे के फिर जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर बाद में हम वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, वो डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ हमारा टैक्स बचा रहा है। तो इसलिए सिर्फ इसलिए अब हम अपना डेप्रिसिएशन इसमें वापस ऐड करेंगे। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब अगर नहीं लेते तो 1 लाख तो तब भी डेप्रिसिएशन होता, लेकिन कॉस्ट सेविंग मतलब 5 लाख, ये कॉस्ट सेविंग मतलब अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर पुरानी मशीन 5 लाख कमाती थी तो नई मशीन जो है वो 10 लाख कमा के दे रही है, दैट मीन्स 5 लाख हमारा जो है वो हमारा और हो रहा है, हमारी कॉस्ट सेविंग है। ठीक है, अब ऐसे ही एडिशनल डेप्रिसिएशन है। तो अब हम करेंगे, जैसे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा, अब इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन हम इसमें से माइनस करेंगे। जैसे कि 2 लाख अभी हम कर रहे हैं, माइनस न्यू मशीन होगी तो इतना, माइनस में 1 लाख होता अगर पुरानी मशीन होती। दैट मीन्स हमारा एडिशनल एक्स्ट्रा हमें बच कितना रहा है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, 1 लाख। अब ये हम आ गया हमारा 5 लाख माइनस 4 लाख प्रॉफिट। अब इसमें टैक्स लगेगा 30%, 1,20,000 जो कि गिवन है हमको। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारा 2,80,000। अब इसमें क्योंकि डेप्रिसिएशन में ना कोई आउटफ्लो तो हुआ नहीं था, तो वापस डेप्रिसिएशन हम ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा कैश इनफ्लो जो होगा वो होगा 3,80,000 फॉर 5 ईयर्स। मतलब हर साल 3,80,000 5 साल तक हमारे पास पैसा आता रहेगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू मतलब 3,80,000, लाइक अगर हम ऐसे देखें कि हर साल हमारे पास 1 2 3 4 5, अब हर साल हमारे पास 3.8 लाख आएगा। इस साल भी आएगा 3.8 लाख, इस साल भी 3.8 लाख, और इस साल भी 3.8 लाख, और इस साल भी 3.8 लाख। तो अब ये आज अगर हम इसको प्रेजेंट पे लाएं तो जो वैल्यू, अब इस सब की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ताकि हम ये निकाल सके कि आज अगर हमें 7,10,000 रुपये देना पड़ रहा है तो टोटल 5 ईयर्स की आज की वैल्यू कितनी होगी, कि इतना हमारा आज की डेट में कितना इनफ्लो माना जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मतलब 3,80,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 12% डिस्काउंटेड रेट हमें गिवन था, और 5 ईयर्स ये भी हमें गिवन है कि ये जो कैश आएगा वो 5 ईयर्स तक आता रहेगा। माइनस में हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब आज की डेट में हमारा जो कैश आउटफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो उसकी तो हमें गिवन थी 7,10,000। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये PVAF @ 12% 3.61 आया, माइनस में 7,10,000, तो ये इतना आया और ये इतना, मतलब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 6,61,800 ये हमारा प्रॉफिट है। अगर हम x को रिप्लेस करके y को ले आए, अगर हम y को खरीदते हैं तो ये हमारा नेट इनफ्लो है। तो येस द रिप्लेसमेंट डिसीजन गुड एज NPV इज पॉजिटिव, लेकिन अगर यही नेगेटिव आता तो हम इस रिप्लेसमेंट डिसीजन को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता कि फ्यूचर में हमें कुछ देना नहीं है, उल्टा हमारा लॉस हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है हमें 3 चीज़ें निकालनी है। पहला ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड फाइनेंशियल लिवरेज, एंड थर्ड इज कंबाइंड लिवरेज। और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है लाइक सेल के लिए यूनिट्स दे रखी है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, 12% के डिबेंचर दिए हुए 5 लाख, इनका इंटरेस्ट है 12%, टैक्स रेट हमें गिवन है 40%। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमें फॉर्मूला आना चाहिए। अगर हम फॉर्मूला इधर उधर गड़बड़ कर देते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ये हमें पता होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट भी डिडक्टेड नहीं है और टैक्स भी डिडक्टेड नहीं है, मतलब बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। EBIT मतलब बिफोर इंटरेस्ट और ये बिफोर टैक्स, मतलब इसमें इंटरेस्ट तो दिया हुआ है लेकिन इसमें इंटरेस्ट तो दिया हुआ है पर टैक्स नहीं गिवन है, टैक्स से पहले का, इंटरेस्ट के बाद का और टैक्स से पहले का, और ये इंटरेस्ट और टैक्स दोनों से पहले का। और कंबाइंड लिवरेज आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो यही आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। अब ये बहुत सिंपल है, अगर हमें सब चीज़ें गिवन है तो, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। सेल हम निकाल लेंगे 80,000 यूनिट्स इंटू 12.50 प्राइस, 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, देन उसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो प्रॉफिट मतलब EBIT आ गया, और EBIT में से अगर हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ये हमारा EBT आ गया। अब इसमें टैक्स रेट गिवन तो है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं है हमसे जिसमें हमें टैक्स की रिक्वायरमेंट हो। अगर हमसे अर्निंग पर शेयर पूछा होता तो भी हम करते, लेकिन यहाँ पर टैक्स की वैसे हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं।
तो ईबीटी आ गया हमारा ये। अब हम इसी चीज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन की जगह में, और ईबीआईटी को ईबीआईटी की जगह में, और ईबीटी को ईबीटी की जगह में। तो ऐसे ही अब हम ये निकल जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज ये आ जाएगा हमारा, फाइनेंशियल लिवरेज ये, और कंबाइंड लिवरेज ये आ गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर एन एस्टीमेट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें बोला गया है कि आपको नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है एबीसी लिमिटेड के लिए, जिसमें कि 10% फॉर कंटीजेंसी, मतलब जितना भी हमारा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगा उसमें हम कंटीजेंसी मतलब कुछ भी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो उसके लिए हम पहले से 10% का प्रॉफिट मार्जिन लेके चलेंगे। कि मान लीजिए हमें 1 लाख, हमने कह दिया कि भाई 1 लाख की जरूरत है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है ना, तो हम 1,10,000 लेके चलेंगे कि कुछ ऊपर नीचे हो तो भी हम एडजस्ट कर सके, बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो अभी से कैलकुलेट करके चलेंगे कि 10% का हम ऊपर नीचे का मार्जिन लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वर्किंग कैपिटल आएगी उसमें हम 10% ऐड कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, अब कॉस्ट पर यूनिट दिए है हमें 170, जिसमें कि रॉ मटेरियल है 80 रुपीज़ का, डायरेक्ट लेबर 30 एंड ओवरहेड है 60। अब ये एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है, मतलब ये डेप्रिसिएशन से पहले की बात है। रॉ मटेरियल हमारा 80 लगेगा, डायरेक्ट लेबर 30, ओवरहेड 60। टोटल हमारी एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट आएगी 170 रुपीज़। बाद में और बाकी हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, लेवल ऑफ एक्टिविटी पर एनम, मतलब पूरे साल में हम जो बनाएंगे। सेलिंग प्राइस हमें 200 पर यूनिट गिवन है, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा 170 माइनस 200, मतलब 30 रुपीज़ प्रॉफिट। ये तो हमने अभी निकाल लिया, ठीक है। अब लेवल ऑफ एक्टिविटी पर एनम, मतलब एक साल में हम कितनी यूनिट बनाएंगे, वो होंगी 1,04,000। रॉ मटेरियल कितना होगा, रॉ मटेरियल होगा हमारा, अब इसमें ये गिवन है कि अगर हम, अब यहाँ पर जो हमें गिवन है वो है रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब इसमें बताया हुआ है कि हमें स्टॉक में कितना चाहिए। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, एक तो होता है कि हमने कैपिटल लगा दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लगाने से अब वो पूरी 1 लाख हमारे बिजनेस में तो आ गया, लेकिन वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। अब मान लीजिए हमने 1 लाख बिजनेस में लगा दिया, और वो 1 लाख रुपए हमने बिजनेस में किसी को कोई मटेरियल खरीदा और वो उस बंदे को हमने बेच दिया, 1 लाख का हमने 1.5 लाख में बेच दिया, तो वो हमारे पास ठीक है, 1 का 1.5 तो हमारा बन जाएगा कि 1 लाख का मटेरियल खरीद के 1.5 में बेच दिया। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है बीच में, लाइक अगर हमने 1 लाख का कैपिटल आज खरीद के बेच दिया, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1 महीने बाद, तो वो 30 दिन हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो उसको कहते हैं कि वो 30 दिन चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग मतलब बिजनेस को वर्क करने के लिए जो कैपिटल लगती है वो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वो वर्किंग कैपिटल, वो 30 डेज में जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिएगी वो हमें कितनी चाहिएगी, तो वो ये हमारी साइकिल पे डिपेंड करता है। लाइक अगर हमने 1 लाख, अगर हम सारा काम एडवांस में कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पहले पैसा सेल हम करेंगे फिर हम परचेज करके मटेरियल देंगे, तो है हमें वर्किंग कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारे बीच में कुछ टाइम लैग हो रहा है, लाइक हम किसी को क्रेडिट पेड दे रहे हैं या कोई हमको क्रेडिट पेड दे रहा है, तो उस हिसाब से फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो टोटल हमें, मतलब अगर हमारे डेटर 30 लाख के खड़े हैं और करंट लायबिलिटी हमारी 5 लाख की खड़ी है, तो हमें 25 लाख हमारी जो होगी वो वर्किंग कैपिटल होगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। तो अब इसमें करंट एसेट, तो अब हमें जितने भी ये लेवल जितने भी ये हमें दिए हुए हैं इन्फॉर्मेशन, इसमें हमें पहले तो ये डिफरेंस करना होगा कि करंट एसेट कौन सा है और करंट लायबिलिटी कौन सी है। और करंट एसेट है तो उसकी अभी स्टॉक में हमें कितना चाहिए, मतलब 30 दिन का अगर टाइम पीरियड है तो उस 30 दिन में हमें कितना चाहिएगा कि वो हमारी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि बाद में पैसा तो आ जाएगा लेकिन बीच में वो जो गैप होगा उस पे वर्किंग करने के लिए कैपिटल तो हमें चाहिए ना, तो उसको कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल। अब जैसे ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में क्या है कि रॉ मटेरियल में बोला हुआ है स्टॉक चाहिए हमें 4 वीक्स का, हमें ऑलरेडी रखना पड़ेगा। दैट मीन्स करंट एसेट हमें इतने लगेंगे, 4 वीक्स का जो अमाउंट होगा रॉ मटेरियल का वो हमें रखना पड़ेगा। WIP गिवन है 50% ऑफ कंप्लीशन स्टेज। कंप्लीशन स्टेज मतलब जितना भी हमारा मटेरियल है उसको हम 50%, मतलब अगर हमारी जो कॉस्ट है वो 170 है तो उसका 50% होगा। जनरली कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि मटेरियल 100% ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मटेरियल हम ले लेंगे कि ठीक है मटेरियल इकट्ठा लग गया होगा, लेबर और ओवरहेड बाद में आधी आधी करके लगेगी। लेकिन इसमें लिखा हुआ है 50% कंप्लीशन स्टेज, तो हम ये मान के चलेंगे कि टोटल हमने 50% कर दिया फॉर 2 वीक्स। तो 2 वीक्स का हमें ये, इसका मतलब इतने पैसे का हमें बीच में जुगाड़ करके रखना होगा।
तीसरा है फिनिश गुड्स 4 वीक्स के लिए, तो फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है इंटू 4 वीक्स। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर मतलब हमारे क्रेडिटर ने हमें क्या बोला है कि आज आप माल ले जाओ, लेकिन जो पेमेंट है वो 4 वीक्स बाद कर देना। क्रेडिट अलाउड टू डेटर मतलब ये हमने अपने डेटर को बोला है, हमने अपने कस्टमर को बोला है कि माल हमारा आज ले जाओ, लेकिन हमें जो पेमेंट करना वो 8 वीक के बाद कर देना। ठीक है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, लेबर, अब लेबर पे हम क्या करते हैं, उनसे काम तो आज करवा लेते हैं हम, लेकिन जो उसको पेमेंट देते हैं वो 1.5 हफ्ते बाद देते हैं। हम उनको बोलते हैं कि ठीक है 100 रुपये तुमने आज काम कर दिया, ठीक है तुम्हारे 100 रुपये ड्यू हो गए, लेकिन पेमेंट जो होगी वो तुम्हें 1.5 हफ्ते बाद होगी। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी हुई, ये करंट एसेट है, ये भी हमारा करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, और ये हमारा करंट एसेट है डेटर। पेमेंट ऑफ वेज आउटस्टैंडिंग वेजेस ये हमारी करंट लायबिलिटी होगी, और ये भी हमारा करंट एसेट हो गया। ये हमें बोला हुआ है कि कुछ भी हो जाए बैंक में जो कैश है वो हमारे 25,000 रुपये हमारे हाथ में होना चाहिए हमेशा। तो अब हमें यू में एज्यूम प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर 52। अब इसमें ये हमें गिवन है कि जितने भी एक साल में अगर 1,04,000 यूनिट्स हम बनाते हैं, तो उसमें हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि 52 वीक्स का होता है हमारा जो ईयर है, और वेजेस और ओवरहेड है वो सारे एक्रू होते हैं। सिमिलरली ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सेल जो है कैश में हुई है, मतलब सारी की सारी क्रेडिट में हुई है। दैट मीन्स आज जो हम सेल करेंगे वो डेटर हमें 8 वीक बाद पैसा देंगे। अब इसमें क्लियरली बोला हुआ है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हम पहले कॉस्ट निकालेंगे, हमारी कॉस्ट निकली 170, माइनस में सेलिंग प्राइस 200, ये प्रॉफिट आ गया हमारा 30। प्रोडक्शन पर वीक, अब हमें सबसे पहले निकालिए प्रोडक्शन पर वीक, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि अगर रॉ मटेरियल 4 वीक्स का हमें स्टॉक करना है तो 1 वीक में कितनी प्रोडक्शन होती है, जो हमें 4 वीक का रॉ मटेरियल चाहिए। 1,04,000 यूनिट्स डिवाइड बाई 52, मतलब 1 वीक में हमें 2,000 यूनिट्स बनाने हैं एट एनी कॉस्ट, और इतना ही हमें फिर स्टॉक करके रखना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल की हमारी रिक्वायरमेंट पे। इसमें सबसे पहले आता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, प्लस यहाँ पर कंटीजेंसीज भी हमें बोला गया था, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 10% ऑफ जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल निकलेगा उसका 10% ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कंटीजेंसीज के लिए, ऊपर नीचे अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए। अब हम आते हैं करंट एसेट। करंट एसेट है हमारा रॉ मटेरियल, हमें बोला हुआ है कितने के लिए, 4 वीक्स के लिए। तो अब हम लगाएंगे 2,000 यूनिट इंटू 4 वीक, और रॉ मटेरियल कितना था हमारा 80 रुपीज़ था, तो ये सब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने रुपए चाहिए हमें रॉ मटेरियल के लिए। फिर WIP 2,000 यूनिट्स पर वीक 2 वीक्स के लिए बोला हुआ था। 170 का 50%, क्योंकि हमें बोला हुआ था कि 50% कंप्लीशन बोला हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर 50% इसका कर देंगे। दूसरा बोला था फिनिश्ड गुड 4 वीक्स के लिए 2,000 यूनिट 4 वीक्स इंटू फिनिश्ड गुड की वैल्यू कितनी है, अब सेल वैल्यू तो उनकी 200 है, लेकिन हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो हम सामने वाले को दिखाएंगे ना कि हमारे फिनिश्ड गुड की वैल्यू जो है वो 200 है, लेकिन हमें तो पता है ना हमें इसको बनाने के लिए कैश कितना चाहिए। तो यहाँ पर हम फिनिश्ड गुड की सेलिंग प्राइस नहीं, उसकी जो कॉस्ट है वही लेके चलेंगे, तो वो होगी 170, टोटल मल्टीप्लाई करके आ गया इतना। अब डेटर में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हमें यहाँ पर 200 लिखना चाहिए था, लेकिन वो हम 200 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ठीक है हमने जो डेटर है वो 200 के हिसाब से हम बैलेंस शीट में तो शो करेंगे, लेकिन हमें पता है कि अगर वो हमारा पैसा होल्ड करता है 8 हफ्ते तक, तो हमारा 200 रुपीज़ होल्ड नहीं होगा पर प्रोडक्ट 170 ही होल्ड होगा, क्योंकि इतना ही हमारी जेब से गया है। ठीक है 200 में आएगा, हमारा प्रॉफिट भी 30% होल्ड है, लेकिन वो प्रॉफिट हमें चाहिए नहीं ना, वर्किंग कैपिटल में तो नहीं लगाया ना, प्रॉफिट तो कैपिटल नहीं होता ना हमारा, प्रॉफिट तो ठीक है हमने अर्न किया है, तो हमें पैसा कितना हमें चाहिए 170। अगर हमें 200 होल्ड करवाना है तो हमें 170 रुपीज़ उसने हमारा एक्चुअल में इतना होल्ड किया हुआ है, हमारी जेब से इतना लगा है। उसके बाद कैश बैलेंस, ये तो हमें गिवन है 25,000, ये तो होना ही चाहिए, इसका टोटल कर देंगे। माइनस में हमारी आ गई करंट लायबिलिटी, दैट इज क्रेडिटर 2,000 यूनिट्स इंटू, ये हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि इतना पैसा हमने भी किसी का होल्ड किया है, लाइक ये पैसा हमारा किसी ने होल्ड किया है, माइनस में ये हमने किसी का होल्ड किया है, तो टोटल हमारा एक्चुअल होल्ड कितना होगा, ये माइनस में ये। तो क्रेडिटर का हमने कितना होल्ड किया है 2,000 यूनिट 4 वीक्स के लिए 80 रुपीज़ के, मटेरियल खरीदेंगे ना हम उससे, लेबर और वो तो नहीं खरीदेंगे। वेजेस हमारे इतने होल्ड हुए 2,000, 1.5 वीक हमने बोला था हम 1.5 हफ्ते बाद देंगे, तो ये हम भी तो किसी को होल्ड करके बैठे हैं, तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल 10% कंटीजेंसीज हमें बोला हुआ है, तो ये वर्किंग कैपिटल का 10%, तो नेट वर्किंग कैपिटल हमें इतनी चाहिए अगर हमें इस हिसाब से बिजनेस चलाना है। तो
47,90,500। इतनी हमें हमारी नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये थे हमारे BCOE 143 के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जून 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें जो आए थे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।